आज का टॉपिक है संसाधन। संसाधन आप अपने दैनिक जीवन में घर और आसपास पानी, रिक्शा, साइकिल, बस, पुस्तक, कुर्सी, घरों में बिजली, पंखा आदि अवश्य देखे होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब क्या है? नहीं सोचा है। तो आइए आज आपको बताते हैं कि ये सब चीज़ें क्या हैं। आपको प्यास लगने पर आप जल पीते हैं। घरों में प्रयोग की जाने वाली बिजली, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग में लाई गई साइकिल, रिक्शा या बस, अध्ययन के लिए पाठ्य पुस्तकें, बैठने के लिए कुर्सी, मेज, ये सभी क्या हैं? ये सभी कहलाएंगे हमारे संसाधन, जिसका उपयोग करके हम अपने जीवन को सरल बनाते हैं। ठीक है, अब आइए हम संसाधन की परिभाषा को जानते हैं। संसाधन वह वस्तु या साधन है जिसका उपयोग आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए प्यास लगने पर पीने का जल, घरों में प्रयोग की जाने वाली बिजली, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग में लाई गई साइकिल, रिक्शा या बस, अध्ययन के लिए पाठ्य पुस्तकें, बैठने के लिए कुर्सी एक संसाधन है। इन सभी वस्तुओं का उपयोग आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, इसलिए ये सभी संसाधन कहलाते हैं। अब अगर कोई एक लाइन में पूछे कि संसाधन की परिभाषा क्या होगी, तो उसको भी देख लेते हैं। वह वस्तु या पदार्थ जिसकी भी उपयोगिता हो संसाधन कहलाता है। एक लाइन में जैसे आप सीख गए, वह वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाता है। ठीक है, जिसकी भी उपयोगिता हो, जैसे लकड़ी उसकी उपयोगिता है, संसाधन कहलाएगा। पानी उसकी उपयोगिता है, संसाधन कहलाएगा। सूर्य की प्रकाश उसकी उपयोगिता है, संसाधन कहलाएगा। हवा उसकी उपयोगिता है, संसाधन कहलाएंगे। चाहे दिख रही हो चाहे नहीं दिख रही हो, अगर वो उपयोगी है तो हमारी संसाधन कहलाती है। ठीक है, जैसे और समझते हैं, जैसे धरती पर कोयला लाखों वर्षों से उपलब्ध था, किंतु कोयला तब संसाधन कहा जाने लगा जब मनुष्य ने उनसे आग उत्पन्न करने की क्षमता को खोज लिया, तभी वो संसाधन के रूप में कहा जाने लगा। वैसे पहले वो संसाधन के रूप में नहीं कहा जाता था। आइए अब हम लोग देखते हैं संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। संसाधन के प्रकार, संसाधन 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फ्री में भी मिलती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पैसे दे के मिलती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लगातार मिलती रहती हैं और कभी नहीं ख़त्म होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आने वाले समय में वो ख़त्म हो सकती हैं। तो प्राकृतिक संसाधन में आप यहाँ पे देखिए, जल, हवा, मिट्टी, खनिज, वन, वन्य जीव, सूर्य का प्रकाश प्राकृतिक संसाधन में आते हैं। और इसकी लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन हमारे पास बस इतना ही है। ठीक है, मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित मतलब कि प्रकृति में तो उपलब्ध था, लेकिन मानव ने उसको बदल दिया, उसकी रूपरेखा बदल दी, उसका नाम दूसरा दे दिया। जैसे कुर्सी है तो लकड़ी, लकड़ी कहाँ से आया होगा? किसी पेड़ से मिला होगा, है तो प्राकृतिक संसाधन, लेकिन मानवों ने उस लकड़ी का उपयोग कुर्सी के रूप में कर लिया, तो कुर्सी मानव निर्मित हो गया। तो इसीलिए हम कहेंगे इसको मानव निर्मित संसाधन। जैसे गाड़ियाँ, लोहा, लोहा तो प्राकृतिक से आया होगा, लेकिन लोहे को बदल के गाड़ी में बदल दिया, छड़ के रूप में बदल दिया, पुल बनाने में उपयोग किया, तो वो भी किस में आ जाएगा? मानव निर्मित संसाधन में। अगर कोई कहेगा गाड़ी कौन सा संसाधन है, तो वो मानव निर्मित संसाधन है, न कि प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, मानव संसाधन क्या होते हैं? मानव संसाधन वे संसाधन होते हैं, ये पहले तो ये समझ लेते हैं कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। संसाधनों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे सर्विस प्रोवाइड कराने वाले जितने भी लोग होते हैं। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ पे खाना खिलाने वाला जो वेटर होता है, वो भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कराता है, तो वो भी एक मानव संसाधन कहलाएगा। समझ में आया ना? जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो शिक्षक आपको पढ़ाते हैं, तो शिक्षक जितने भी हो गए वो मानव संसाधन हो गए। जैसे इंजीनियर, उनका काम अलग है, तो वो भी ये क्या हो गए? मानव संसाधन हो गए। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन क्या क्या होते हैं। प्राकृतिक संसाधन को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल रिसोर्स। प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन जो प्रकृति से मानव को उपहार स्वरूप मिले हैं और जिन्हें मनुष्य बिना किसी संशोधन के उपयोग करता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। ठीक है,
प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के हो सकते हैं, नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन और नवीनीकरण, क्षयशील और अक्षयशील, जैविक अजैविक। और ये सब चीज़ें आपको क्लास 10 में पढ़ाई जाएंगी। बस क्लास 8 यूपी बोर्ड में बस इतना ही है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं और नवीनीकरण संसाधन और अनवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, तो इतना ही हम लोग बस जानते हैं। अभी यहाँ पे सीखते हैं प्राकृतिक संसाधन। तो हमने अभी पढ़ा ऐसे संसाधन जो प्रकृति से मानव को उपहार स्वरूप मिले हों। उपहार स्वरूप जैसे जल, हवा, सूर्य की रोशनी, ये हमको उपहार स्वरूप ही तो मिले हैं, जिन्हें मनुष्य बिना किसी संशोधन के उपयोग करता है। जैसे मुझे ऑक्सीजन चाहिए तो उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड में बदल के थोड़ी लेते हैं, उसको ऑक्सीजन को डायरेक्ट ही लेते हैं। तो ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया, प्राकृतिक संसाधन हो गया। तो ऐसे संसाधन जिन्हें मनुष्य बिना किसी संशोधन के उपयोग करे वो प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे। तो प्राकृतिक संसाधन भी दो प्रकार के हो गए, कौन कौन सा, नवीनीकरण संसाधन और अनवीनीकरण संसाधन। आइए हम लोग जानते हैं नवीनीकरण संसाधन की परिभाषा। ये संसाधन वे होते हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से पुनः उत्पन्न हो सकते हैं और जिनका भंडारण अस्थायी होता है। सूर्य की ऊर्जा जो हमें रोज़ मिल रही है, पवन ऊर्जा जो हमें हवा बहते हुए रोज़ मिल रही है, जल, नदी, झील, वर्षा आदि। जैविक पदार्थ में देखिए वनस्पति, पेड़, फसलें। अगर इसमें से कोई एक भी नहीं रहेगा तो हमारा जीवन संभव नहीं है। और इसीलिए कहते हैं कि नवीनीकरण संसाधन प्राकृतिक संसाधन का सबसे मेन पॉइंट है, क्योंकि इसमें से अगर कोई भी एक चीज़ नहीं रहेगा, जैसे सूर्य की रोशनी नहीं रहेगी तो पेड़ पौधे होंगे ही नहीं, वो अपना भोजन कहाँ से बनाएंगे। ठीक है, तो और जब वो भोजन नहीं बनाएंगे, पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बनाएंगे और पृथ्वी से सारे पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे, तो हमारे लिए भोजन कौन रहेगा, जानवर भी अपना भोजन कहाँ से पाएंगे, पेड़ पौधों से ही, घास फूस ये सब अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं, सूर्य की रोशनी से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सूर्य की रोशनी हमारे पृथ्वी पे न आए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पवन रह जाएगी, हवा रह जाएगी, तो हवा जब यहाँ पे कोई जिंदा ही नहीं बचेगा तो हवा का हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, आइए अनवीनीकरण संसाधन। और हाँ एक चीज़ और, नवीनीकरण संसाधन को अक्षयशील संसाधन भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा आता है अनवीनीकरण संसाधन। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ये संसाधन वे होते हैं जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और एक बार समाप्त होने पर पुनः उत्पन्न नहीं हो सकते हैं या बहुत धीमी गति से उत्पन्न होते हैं। जैसे कोयला, लाखों वर्ष से जब कोई चीज़, पेड़ पौधे दबे होते हैं तो वो कोयले में बदल जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पेट्रोलियम कैसे दबे होते हैं, जब समुद्रीय जीव और समुद्री शैवाल ये सब चीज़ें दब जाती हैं और दबी रहती हैं लाखों वर्षों तक, तो वो पेट्रोल में बदल जाती हैं, पेट्रोलियम कच्चा तेल में बदल जाती हैं। प्राकृतिक गैस, खनिज, सोना, चांदी, लोहा। लेकिन ये सब क्या है, अनवीनीकरण संसाधन क्या होते हैं, वो एक सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं आपके पास, वो कभी न कभी क्या होंगे, खत्म ही हो जाएंगे। तो इनका उपयोग मुझे संभाल कर करना चाहिए, जैसे कि आने वाली पीढ़ी क्या हो, आने वाली पीढ़ियों को भी इसको मिल सके। जैसे कोयला, आज हम अंधाधुंध कोयले का उत्पादन कर रहे हैं, जैसे कोयला ख़त्म हो जाएगा। जैसे पेट्रोल हम अंधाधुंध उपयोग किए जा रहे हैं, तो ये आने वाले समय में क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो आने वाली पीढ़ी इसका उपयोग नहीं कर पाएगी। हाँ, ये हम नहीं कहते कि इसका उपयोग न किया जाए, इसका उपयोग किया जाए, लेकिन सीमित मात्रा में किया जाए, जहाँ ज़रूरी हो वहाँ किया जाए, अनायास का नहीं। जैसे कुछ लोग बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो वो ले जाकर रोक देते हैं, फिर भी रोके रहते हैं, फिर भी अपनी गाड़ियों को चालू किए रहते हैं। वह यह नहीं समझते हैं कि अगर ये ख़त्म हो गया प्रकृति से तो फिर से कहाँ से आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन यहाँ पे ख़त्म होता है। दूसरा है हमारा मानव निर्मित संसाधन। आइए, मानव निर्मित संसाधन, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। ये संसाधन वे होते हैं जिन्हें मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं और सुविधाओं के लिए निर्मित किया है। ये संसाधन मानव के ज्ञान, तकनीक और कौशल का परिणाम होते हैं। हमने आपसे बताया ना कि बिना प्राकृतिक संसाधनों का मानव निर्मित संसाधन कोई हो ही नहीं सकता है। तो इसके परिभाषा में भी है
ये संसाधन वे होते हैं जिन्हें मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं सुविधाओं के लिए निर्मित किया है। जैसे हमको चलना है तो रोड बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, गिट्टी चाहिए, सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए। तो सब कुछ कहाँ से आया, प्रकृति द्वारा। जैसे पहाड़ है तो उसको तोड़ के छोटे छोटे गिट्टियों में बदल देते हैं। बालू हमारी कहाँ से मिल जाती है, नदियों से मिल जाती है, ठीक है। और सीमेंट भी पत्थरों को तोड़ के ही सीमेंट बनाया जाता है। तो जैसे आप देखिए ना, ये सब जो चीज़ें प्रकृति में उपलब्ध नहीं होती तो हमको मिल पाती या हम बना पाते, कुछ भी नहीं बना पाते। जैसे हमको कुर्सी बनानी हो तो हमको लकड़ी काटना होगा, एक पेड़ काटेंगे, पेड़ काट के तब लकड़ी को फर्निश करेंगे, बढ़ई के पास ले जाएंगे तब वो बना देगा कुर्सी। उदाहरण इसका देखते हैं, इमारतें और निर्माण। घर हमारा बना होता है, स्कूल, अस्पताल, पुल, सड़कें, बांध आदि हमारे जो होते हैं वो मानव निर्मित संसाधन में कहलाते हैं। मशीनें और उपकरण, कार, ट्रक, हवाई जहाज, ट्रैक्टर, कंप्यूटर, मोबाइल, औद्योगिक उत्पाद में आते हैं स्टील, प्लास्टिक, रसायन, वस्त्र, कपड़े, औषधियाँ आदि। ये सब चीज़ें क्या हैं, मानव निर्मित संसाधन है, ठीक है। अब तीसरा हमारा, अब यहाँ पे एक फिगर है मैन मेड और नेचुरल। यहाँ पे देख सकते हैं, पहले में फिगर है पेड़ का। पेड़ को अगर काटेंगे तो उससे प्राप्त लकड़ियों से हम क्या बना सकते हैं, घर भी बना सकते हैं, कुर्सी, मेज़, टेबल और दरवाज़ा, खिड़की, ये सब चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। सूर्य की रोशनी से हमको पेड़ अपना भोजन प्राप्त करेंगे, ठीक है, और हम भी उसको इकट्ठा करके बिजली के रूप में उपयोग कर सकते हैं। पंखा लोहे से बनाया गया होगा, लैपटॉप कुछ प्लास्टिक मेड होते हैं, कुछ उसमें मेटल भी लगे होते हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज। यह समझ लीजिए कि संसाधन के प्रकारों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन, ही दो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी देश को आगे बढ़ना है तो वह मानव संसाधन का प्रयोग बहुत ही अच्छे से करता है। जैसे चाइना इतना विकसित हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि उसने अपनी पब्लिक को ह्यूमन रिसोर्सेज देखा और उसने उसको स्किल्ड किया। जैसे उनको बनाया, उनको पढ़ाया, उनको सिखाया कि ये चीज़ें कितनी तेज कर सकते हैं आपने, तो वो ह्यूमन रिसोर्सेज पैदा किया। तो जिसकी वजह से वो क्या हो गया, विकसित हो गया। वहाँ पे सारी फैक्ट्रियाँ आने लगी, वहाँ पे कारीगर उनको अच्छे मिलने लगे, ट्रेंड कारीगर मिलने लगे, इसीलिए चाइना इतना विकसित हो गया। इसीलिए चाइना का प्रोडक्ट भी इतना सस्ता आता है, क्योंकि वहाँ पे जो वर्कर होते हैं ना, वो बहुत ही कम पैसा लेते हैं। यहाँ पे हम सीखते हैं मानव संसाधन। मानव संसाधन उन लोगों को कहते हैं जो अपने ज्ञान, कौशल, अनुभव और प्रतिभा का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में योगदान देते हैं। ये किसी संगठन, समाज या देश की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति माने जाते हैं, क्योंकि ये संसाधन अन्य सभी संसाधनों का प्रबंधन और उपयोग करते हैं। जैसे शिक्षक, जिस देश में अच्छे शिक्षक होंगे वह देश बहुत ही तेज़ी से प्रगति करेगा। जिस देश में अच्छे शिक्षक नहीं होंगे वह देश अच्छे से प्रगति नहीं करेगा, ठीक है। डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, कलाकार, प्रबंधक, श्रमिक, ये सब क्या है, मानव संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हैं, कुछ लोग हैं डॉक्टर हैं, कुछ लोग हैं मीटिंग करते हुए हैं, कुछ लोग श्रमिक हैं। तो ये सब क्या है, मानव संसाधन है। अब मानव संसाधन का उपयोग हमको कैसे करना चाहिए कि उनका संरक्षण हो सके, वो अब हम सीखेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक आ जाता है संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण का मतलब है प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और प्रबंधन करना, ताकि वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित रह सके। इसमें विभिन्न प्रथाएं शामिल हैं जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उद्देश्य से की जाती हैं। जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया, अगर हम प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग नहीं करेंगे, तो अच्छे ढंग से नहीं करेंगे, तो वो क्या होगा, आने वाले भविष्य में वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और हमारी पीढ़ियाँ उसके बारे में जानेंगी ही नहीं कि ये भी कोई चीज़ था, केवल नाम ही सुनेंगी, देखेंगी भी नहीं, ठीक है। तो जैसा कि हम देख लेते हैं जल संरक्षण, इसमें वर्षा जल संचयन। जैसे वर्षा का जल, अगर बारिश हो रही है, वर्षा का जल आप संचयित कर रहे हैं तो जल संरक्षण में काम देगा, हमारी वाटर लेवल बनी रहेगी और आने वाले पीढ़ियों के लिए भी पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। जल की बर्बादी को कम करना और जल कुशल उपकरणों के उपयोग को प्रोत्साहित करना।
जैसे अगर कहीं पानी गिर रहा है, फालतू में पानी गिर रहा है, तो उस पानी को बंद कर दें, उस नल को बंद कर दें, जिससे कि हमारा जल क्या रहे, बचा रहे, उसकी बर्बादी ना हो पाए। ऊर्जा संरक्षण जैसे नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, ऊर्जा दक्षता में सुधार और ऊर्जा खपत को कम करना। जैसे हम कई जगह क्या होता है कि कोयले को जला के ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। आज भी दुनिया में 30 से 50% जो होता है बिजली का उत्पादन वो कोयले से ही होता है। तो धीरे धीरे अगर इतनी ही तेज़ी से हम कोयले को जला के बिजली का उत्पादन करते रहें तो आने वाले समय में कोयला क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो अगर हम उस कोयले के बजाय हम नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत जैसे सूर्य की रोशनी, सोलर पैनल लगा के अगर हम बिजली का उत्पादन करें और उसका उपयोग करें तो वो सही रहेगा, तो हमारा कोयला भी क्या रहेगा, बचा रहेगा। इसलिए ऊर्जा संरक्षण में क्या होता है, नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करें, हवाओं द्वारा हम ऊर्जा को उत्पन्न करें, बिजली का उत्पादन करें, ठीक है, पवन चक्की के जरिए। और ऊर्जा दक्षता में सुधार और ऊर्जा खपत को कम करना। और जैसे अगर बिजली फालतू का कहीं वेस्ट हो रहा है, जैसे पंखा लाइट अपने घरों से निकलिए तो उसको बंद करके निकलिए, ठीक है। तो जैसे ऊर्जा का खपत क्या होगा, कम हो जाएगा। वन संरक्षण वनों की कटाई और क्षरण से बचाना, वनीकरण को प्रोत्साहित करना और सतत वन प्रबंधन। जैसे वनों की कटाई अगर ज़्यादा हो रही है तो आने वाले समय में पेड़ पौधे क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कि कई संकटग्रस्त प्रजातियां अभी भी बनी हुई हैं जो ख़त्म हो रही हैं और उनको बचाना है। तो उनको बचाने के लिए आप नए नए वन लगाइए या उसी प्रकार के पौधे लगाइए, जैसे कि हमारे वन अगर कुछ पेड़ें कट भी रही हैं तो कुछ लगे भी, उससे ज़्यादा लगे भी, तो जिससे वो वन के रूप में तैयार हो सकें। अब पेड़ नहीं रहेंगे तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो भी तो प्रॉब्लम आएगी। आने वाले समय में देखिएगा ऑक्सीजन भी बिकेगा, प्लास्टिकों में बिकेगा, थैलियों में भर भर के बिकेगा। मृदा संरक्षण, मृदा अपरदन को रोकना, मृदा की उर्वरता में सुधार और सतत कृषि प्रथाओं को अपनाना। वन्य जीव संरक्षण, लुप्त प्राय प्रजातियों और उनके आवासों की रक्षा करना और जैव विविधता को बढ़ावा देना। वन्य जीव संरक्षण भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी प्रजातियां हैं जो ख़त्म हो गई और जो आने वाले भविष्य में हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो वन्य जीव संरक्षण भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे चीता, बाघ, ठीक है, इसको भी ये धीरे धीरे अपने देश से क्या हो रहा था, ख़त्म हो रहा था। तो 1973 ईस्वी में टाइगर प्रोजेक्ट को लाया गया। तो टाइगर को बचाने के लिए, क्योंकि यह लुप्त प्राय प्रजातियों में शामिल हो गई थी, तो इसको बचाने के लिए ऐसा किया गया, ठीक है। तो ऐसे ही हमको वन्य जीव संरक्षण भी करना चाहिए। और हम अगला है कचरा प्रबंधन, कचरे को कम करना, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण को बढ़ावा देना, ताकि पर्यावरण पर इसका प्रभाव कम हो सके। अब आइए अगला टॉपिक देखते हैं, सतत पोषीय विकास। ये सतत पोषीय विकास क्या होता है? सतत पोषीय विकास का मतलब है ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता न करे, ठीक है। जैसे संयुक्त राष्ट्र ने सन 2030 तक हासिल करने के लिए 17 सतत विकास लक्ष्यों की एक सूची बनाई है। बस इतना हम इसको सीख लेते हैं कि सन 1930 तक संयुक्त राष्ट्र ने 17 सतत विकास लक्ष्यों की एक सूची बनाई है। सतत पोषीय विकास का लक्ष्य एक ऐसा भविष्य बनाना है जहां सभी लोग समृद्धि, न्याय और शांति से रह सकें और हमारी पृथ्वी के संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग कर सकें। आज का टॉपिक बस इतना ही और यह टॉपिक आज ख़त्म होता है। थैंक यू।